आज हम आपको बताने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि के रोग, किस तरह से थायराइड ग्रंथि आपके शरीर के लिए कई कार्य करती है, व इसके रोग होने के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो गर्दन में सांस की नलकी के ऊपर, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, वह साउंड बॉक्स क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में, इनके बीच में एक तितली के प्रकार की ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन बनाती है। वह यह हार्मोन बनाने का कार्य नियंत्रण होता है पिट्यूटरी से, जो कि मस्तिष्क के नीचे एक ग्रंथि है, और वहां से TSH हार्मोन आता है। यानी थायराइड के कार्य करने के लिए TSH के द्वारा थायराइड का हार्मोन बनना का नियंत्रण होता है। इतनी जानकारी के बाद हम ये कहेंगे कि क्या थायराइड के क्या फंक्शन है ऐसे। थायराइड किस प्रकार से शरीर को सहायकता प्रदान करती है या किस तरीके से शरीर के लिए सहायक है। थायराइड आपके शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, यानी तापमान। थायराइड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सारे मेटाबॉलिज्म के चयापचय के लिए कार्य करती है। और थायराइड और भी कई प्रकार के फंक्शन रेगुलेट करती है, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको बताएंगे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि थायराइड के कार्य प्रणाली से या थायराइड के फंक्शन से किस प्रकार से रोग होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के रोग होते हैं। थायराइड ग्रंथि का अति कार्य होना और थायराइड ग्रंथि का कम कार्य होना। जब थायराइड की गतिविधि या थायराइड का कार्य या थायराइड में जो हार्मोन बन रहे हैं T3, T4, उनकी कमी हो जाती है, तो आपको थकान महसूस होने लगती है, आपका शरीर का वजन बढ़ जाता है, आपका चेहरा फूला और सूजा हुआ सा लगने लग जाता है, आपको ठंड बहुत अधिक लगेगी। सर्दियों में ठंड अधिक लगेगी, गर्मियों में भी आपको कूलर, AC हो सकता है न सुहाए। जोड़ों में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में फूटन, थकान, पाँव की मांसपेशियों के अंदर थका थका सा महसूस करना, चलने में तकलीफ होना, पूरे मस्तिष्क के जो डिप्रेशन सा महसूस होने लग जाना, बाल पतले हो जाना, चमड़ी का सूख जाना। कई बार हमने देखा कि आँख के ऊपर जो भौएं हैं उनका भारी हिस्सा के बाल हट जाते हैं, पसीने की मात्रा कम हो जाती है। महिलाओं में विशेष तौर से माहवारी आगे पीछे होना, ज़्यादा कम रक्त का प्रसाव होना, स्लो हार्ट रेट, यानी आपकी जो हार्ट की रेट है जो सामान्यतया बेहतर होती है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म में या कम कार्य करने वाली थायराइड में कम हो जाती है। महिलाओं में कई प्रकार की प्रजनन संबंधी बीमारियां हो जाती है। सूजन, थायराइड की सूजन आ सकती है, आपको गर्दन के अंदर सूजन महसूस हो सकती है, और सूजन कई बार इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी वजह से सांस की नलकी पे या आसपास में दबाव के चिन्ह भी दिखाई दे सकते हैं। परंतु जब थायराइड की गतिविधि बढ़ जाती है, जो कि दूसरे प्रकार की थायराइड की बीमारी है जिसमें वजन गिरता है, वह है ज़्यादा थायराइड ग्लैंड का काम करना, यानी T3, T4 हार्मोन का बढ़ जाना। और इसमें इसका उल्टा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी धक धक, पाल्पिटेशन, ज़्यादा पसीना आना, वजन गिर जाना, हाथ में कंपन सा महसूस होना, एंजाइटी, टेंशन रहना, और बार बार लेटरिन जाने की, दस्त जाने की हाजत बनी रहना, आंतों के अंदर मोटिलिटी बढ़ जाना आंतों की, ये सब हाइपर थायराइड की गतिविधि के लक्षण हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कौन से लोग हैं जो थायराइड बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम हाई रिस्क ग्रुप, यानी महिलाएं अपने बच्चे को जब जन्म देती हैं तो उसके 6 महीने के अंदर के समय में हाइपोथायरॉयडिज्म का चांस ज़्यादा रहता है, होने का ज़्यादा डर रहता है। 40 से 60 वर्ष की आयु में महिलाओं में अधिक होता है। अगर आपके परिवार में थायराइड की बीमारी की इतिहास है तो आपको थायराइड का रोग ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी के अंदर भी थायराइड बीमारी का
ज़्यादा डर रहेगा। आफ्टर थायराइड सर्जरी, जैसे थायराइड का हम कई बार ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर रोगी चले जाते हैं। प्रीवियस थायराइड प्रॉब्लम अगर है, आपको पहले थायराइड की कभी प्रॉब्लम रही है जो एक बार ठीक हो गई, तो वो वापस हाइपोथायरॉयडिज्म में या हाइपरथायरॉयडिज्म में बदल सकती है। और कई बार बार एक्सरे कराने से जो गर्दन को रेडिएशन होता है, उसकी वजह से भी थायराइड ग्रंथि के रोग हो सकते हैं। और तीसरा जो थायराइड का ग्रुप है बीमारी का, वो है थायराइड के कैंसर। तो अब दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या हम थायराइड की बीमारी होने से बच सकते हैं? कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि हाँ, बच सकते हैं। आपको भोजन में सोया और सोया प्रोटीन्स की जो मिलते हैं बाजार के अंदर, सोया प्रोटीन्स के विभिन्न प्रकार के भोजन के तत्व, भोजन की चीज़ें, वो सेवन नहीं करनी चाहिए। इनमें थायोसाइनेट्स की मात्रा अधिक होती है जो थायराइड को नुकसान करती है। धूम्रपान करने वालों में थायराइड का रोग ज़्यादा होता है। अगर आप बार बार एक्सरे कराने किसी बीमारी की वजह से कराने पड़ रहे हो, आपको छाती का, गर्दन का या सर्वाइकल स्पाइंस का, तो आपको थायराइड की कॉलर लगा करके एक्सरे कराना चाहिए। नमक, विशेष तौर से आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग सेंधा नमक काम में लेते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होती। कुछ लोग बाजार से नमक लाके पीस के उस नमक का सेवन करते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होती। कई बार थायराइड की बीमारी कुछ दूसरी बीमारियों के साथ भी अधिक हो सकती है, जैसे सीलेक डिजीज, गेहूं से एलर्जी वाला बीमारी, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया, टाइप 1 डायबिटीज यानी शक्कर की बीमारी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस की बीमारी जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो जन्म से होती है। कई बार पोटेशियम आयोडाइड का हम सेवन कराते हैं बीच बीच में, अगर थायराइड ग्रंथि की सूजन होती है तो इससे भी हम थायराइड के रोग होने से बचा सकते हैं। सेलेनियम भी कुछ हद तक थायराइड की बीमारी में सहायता करता है। और फ्लोरिनेटेड वाटर की वजह से भी थायराइड की बीमारी ज़्यादा होती है, तो हमें फ्लोरिनेटेड वाटर से लेने से बचना चाहिए। या फ्लोरिनेटेड वाटर या पानी अगर आपके उपयोग में आता है तो उसका डीफ्लोरिनेशन करना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम किस तरीके से इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस बीमारी का पता लगाने के लिए चिकित्सक आपको T3, T4, TSH करने की राय देता है। फ्री T3, T4, थायराइड ग्लोबुलिन और थायराइड के जो ट्यूमर मार्कर है, जो थायराइड ग्लोबुलिन होती है, ये करने के लिए आपको चिकित्सक सलाह देता है। TSH कराने की सलाह देता है। और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं, वो कराने का सलाह देता है। जैसा मैंने आपको बताया, TSH मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से आता है, जो कि थायराइड के T3 और T4 को बनने को मॉनिटर करता है या नियंत्रित करता है। एक एंटी थायराइड एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें TPO एंटीबॉडीज करवाते हैं, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज कराते हैं। ये आपके चिकित्सक अगर आपको राय दें तो अवश्य कराना चाहिए। कम से कम इलाज शुरू करते समय एक बार तो अवश्य कराना चाहिए। कुछ जांच जैसे ECG, इसमें लो वोल्टेज ECG आता है थायराइड में। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड हाइपोथायराइड के रोगी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। CBC और पेट में अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए कराते हैं कि क्या थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल खराब होकर के फैटी लीवर तो नहीं हुआ है, या और कोई दूसरे रोग तो साथ में नहीं है। अब आता है प्रश्न कि डायग्नोसिस अगर हो गया तो डायग्नोसिस में 3 चीज़ें होंगी। या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा जिसमें वजन बढ़ता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म होगा जिसमें वजन घटता है, और या होगा थायराइड का कैंसर। तो ये स्पेसिफिक जांचें जब करके और ये तय कर लिया जाए कि इसमें क्या है, उस हिसाब से चिकित्सक आपको इलाज देगा। ज़रूरत हुई तो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड हार्मोन देगा, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो एंटी थायराइड दवाइयाँ देगा, कैंसर है तो कैंसर का उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। आप अगर इतनी सी जानकारी थायराइड के बारे में रखते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप समय रहते थायराइड का इलाज करा सकते हैं, वह स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।